नमस्कार दोस्तों, एसवी कोचिंग नौगांव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन भारत का जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसका टॉपिक है आपका मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि, इसके बैकग्राउंड की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य एशिया में आपकी एक जगह है गौर। गौर जगह गजनी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा क्या था, प्रांत था। और गौर अपनी दो चीजों के लिए बहुत ही फेमस था। पहला आपका अच्छी नस्ल के घोड़े और दूसरा लोहा। लोहे के माध्यम से तुर्कों ने क्या किया, अपने अस्त्र हथियारों को मजबूत बनाया, अच्छी धारदार हथियार बनाए। दूसरा, लोहे के द्वारा उन्होंने घोड़े के पैरों में पहने जाने वाली नाल का आविष्कार किया, जिसकी वजह से घोड़े कम समय में अधिक दूरी तय करने में सक्षम हो गए। तो एक गौर आपके दो चीजों के लिए प्रसिद्ध था। इसी की वजह से तुर्कों को भारत जीतने में आसानी हुई। तो आपका जो गौर है गजनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इसके बाद जो प्रारंभ में गौर क्षेत्र था या गजनी क्षेत्र था, वहां पे बुद्धिस्ट लोग निवास करते थे। और बुद्धिस्टों में भी कौन, महायान शाखा के निवासी। जब इनके ऊपर हमले हुए, अत्याचार हुए, तो इन बुद्धिस्टों ने इस्लाम धर्म धीरे धीरे क्या किया, स्वीकार कर लिया। और पूरे मध्य एशिया में क्या हो गया, इस्लाम धर्म स्थापित हो गया। तो जो गौर है, गौर को स्वतंत्र स्थिति में लाने का श्रेय जाता है आपका गयासुद्दीन को। गयासुद्दीन आपका मोहम्मद गौरी या शिहाबुद्दीन का बड़ा भाई था। 1163 में इसने गौर को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहीं पर इसने अपना क्या चलाया, शासन चलाया। इसके बाद मोहम्मद गौरी या शिहाबुद्दीन, इसने 1173 ईस्वी में गजनी साम्राज्य को जीत लिया और अपने गौर वंश या इसी का दूसरा नाम है आपका ससवनी वंश में शामिल कर लिया। अब इसके पूर्वज था आपका अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने गजनी को 7 दिनों तक लगातार आग में जलाया था, जिसकी वजह से इसको जाल सोज कहा जाता है। मतलब गजनी को जलाने वाला या दुनिया को जलाने वाला। और इसी के द्वारा गजनी साम्राज्य के समस्त शासकों की कब्रों को खुदवाया गया था, केवल महमूद गजनवी की कब्र को छोड़कर। तो ये आपका क्या था, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के बाद कौन आया, गयासुद्दीन, जिसने गौर को क्या किया था, स्वतंत्र किया था। और फिर तीसरा शासक आपका कौन सा आएगा, शिहाबुद्दीन या मोहम्मद गौरी। ये हो गया आपके गौर का या मोहम्मद गौरी की पृष्ठभूमि। अब आते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो आक्रमण करने के इसके कई सारे कारण हैं, उसमें से मेजर जो कारण है उन पर अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला कारण है, मोहम्मद गौरी भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने की मंशा लिए हुए था, जिसकी वजह से इसने भारत पर क्या किया, हमला या अटैक किया। दूसरा कारण था, इसको पंजाब जीतना चाह रहा था, तो पंजाब जीतने की लालसा भी थी इसके मन में। तीसरा कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मोहम्मद गौरी या शिहाबुद्दीन और इसके बड़े भाई गयासुद्दीन, दोनों के मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ था कि जो आपका मोहम्मद गौरी होगा या शिहाबुद्दीन होगा, वो पूरब की तरफ विस्तार करेगा, और जो इसका बड़ा भाई था गयासुद्दीन, वो पश्चिम की तरफ विस्तार करेगा। तो ये भी एक रीजन था मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का। फिर दो कारण और बचते हैं, धन की लालसा और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये भी दो आपके कारण हैं भारत पर आक्रमण करने के। इसके बाद अब आक्रमण की जानकारी हमें कहां से लगती है, तो तभी हम मानेंगे जब हमारे पास कोई स्रोत होगा। तो स्रोत है हमारे पास मिनहाज उस सिराज की तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी जो बुक है, वो है आपकी मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखी गई है। और इसी किताब में मोहम्मद गौरी के भारतीय विजय का समस्त वर्णन किया गया है। किताब है आपकी तबकात ए नासरी।
इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना। इसके बाद अब आते हैं पर भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति। तो जो आपका पश्चिम वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपका था चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश में भी आपका शासक कौन था? भीम सेकंड। दिल्ली वाले एरिया पे आपके कौन थे? चौहान। चौहान में आपके पृथ्वीराज चौहान। और उन्हीं से लगा हुआ कन्नौज में कौन था आपका? जयचंद। जयचंद। जयचंद के वंश का नाम क्या था आपका? गहरवाड़ वंश। और आपके बंगाल में कौन थे आपके? सेन। ठीक है, ये उस समय की आपकी क्या है? राजनीतिक स्थिति है। जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर किसका कब्जा था? पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के क्या थे? शासक थे। इन्हीं का नाम आपका राय पिथौरा है। तो राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। और एक नाम पृथ्वीराज तृतीय, या तीसरे क्रम के शासक थे, तो पृथ्वीराज तृतीय। ये उस समय की राजनीतिक स्थिति है जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो अब आते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के ऊपर। तो मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मुल्तान। और मुल्तान पर शासक कौन कहते थे? करमाती जाति के लोग। तो इसने आसानी से मुल्तान को जीत लिया था और साथ ही साथ में सिंध को भी जीत लिया था। सिंध पर सुमरा वंश का क्या था? आपका शासन था। कौन सा? सुमरा वंश। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका आक्रमण था वो था 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण। उस समय गुजरात का शासक था भीम सेकंड। चालुक्य वंश के शासक थे भीम सेकंड। तो मोहम्मद गौरी और भीम सेकंड और इनकी माताजी नायका देवी दोनों के मध्य 1178 ईस्वी में युद्ध होता है कासर कार के मैदान में। ठीक है, तो कासर हद के मैदान में, जो माउंट आबू पर्वत के निकट है। इस युद्ध में भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया था और जो मोहम्मद गौरी का घमंड था वो इन्होंने तोड़ दिया था। इस युद्ध में इनकी सहायता इनकी माताजी ने भी की थी, इनका नाम था नायका देवी। इसके बाद आपका 1179 में ये पंजाब को जीतता है। पंजाब में किसका शासन था? खुसरो शाह। तो इसने ओवरऑल अपनी क्या कर ली थी? जीत कर ली थी गुजरात को छोड़कर। अब तराइन युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। तो तराइन युद्ध के जो कारण था उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। कारण क्या था कि 1188 ईस्वी 1188 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने क्या किया? भटिंडा, पंजाब में एक जगह है भटिंडा। भटिंडा में क्या है? तबर हिंद का किला। तबर हिंद का किला। तो मोहम्मद गौरी ने 1188 ईस्वी में तबर हिंद के किले पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। जो किला उस समय तत्कालीन चौहान वंश के अंतर्गत आता था, जिस पर किसका कब्जा था? चौहानों का कब्जा था। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे अधिकार में आता है। तो दोनों के बीच बातचीत करने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपना एक दूत भेजा, रुकनुद्दीन हमजा, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आया, लेकिन दोनों के मध्य सुलह ना हो सकी और तबर हिंद के किले पर कब्जा करना ही तराइन के प्रथम युद्ध का क्या था? आपका तात्कालीन कारण रहा है। तो चलिए अब आते हैं तराइन के युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की सेना का सेनापति था आपका गोविंदराव या खांडेराव और मोहम्मद गौरी। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बड़ी आसानी से मोहम्मद गौरी को पराजित कर देते हैं, लेकिन एक निहत्थे पर वार नहीं करने की जो उनके सिद्धांत थे उसका उन्होंने पालन किया और मोहम्मद गौरी को प्राणदान दे दिया। और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगर वहीं पर मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया जाता तो तुर्क भारत में कभी अपना साम्राज्य स्थापित कर ही नहीं पाते। इसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया जाता है। और इस हार के बारे में बताते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई बताते हैं कि मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा को कहां ले गया गया था? गजनी ले गया गया।
गजनी ले जाके और उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी गई थी। तो ये इसका ऐतिहासिक और ऑथेंटिक स्रोत है किसके द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा। इसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की किसी भी भारतीय शासक ने सहायता नहीं की थी, जो उनकी हार का सबसे बड़ा क्या था कारण। जयचंद तो गहरवाल वंश का शासक था, इसने भी पृथ्वीराज चौहान से की क्या मदद नहीं की थी, ये भी आपका तटस्थ रहा था। और ये तो इस बात में खुश था कि चलो पृथ्वीराज चौहान हार रहे हैं, तो हमें इसी बात की खुशी है। अब मोहम्मद गौरी के द्वारा 1194 ईस्वी में आपका क्या, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध ये होता है आपका जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गौरी आपका क्या है, जीत जाता है। तो ये थे आपके मोहम्मद गौरी के भारत में क्या आक्रमण, जो इंपॉर्टेंट है। तराइन के युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोहम्मद गौरी वापस जाता है अपने गजनी और यहाँ का सारा साम्राज्य अपने 3 दासों के अंतर्गत कर जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा। तो नासिरुद्दीन कुबाचा को देता है वो सिंध, ऐबक को देता है दिल्ली लाहौर, ठीक है, और इसको पंजाब। ये क्षेत्र अपने गुलामों या दासों को सौंपकर वो गजनी वापस चला जाता है। फिर इन्हीं गुलामों में से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की आपकी क्या करेगा, स्थापना करेगा, क्योंकि इन दोनों में सबसे योग्य आपका यही था। दिल्ली के लोगों को द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को आमंत्रित किया जाता है कि आप आए और क्या करें, अपने नवीन वंश की स्थापना करें, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली आया ही नहीं। इसने लाहौर से ही अपना क्या किया, शासन चलाया, और इसने खलीफा से शासन करने की परमिशन भी प्राप्त नहीं की थी। और जो खलीफाओं से शासन करने की जो परंपरा है वो महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी के समय से ही चली आ रही है। मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, अली खलीफाओं से शासन करने, सुल्तान बनने की क्या की थी, परमिशन ग्रहण की थी, जो वहीं से चली आ रही है। और पूरे दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा भी इस प्रथा का क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। तो ये था आपका मोहम्मद गौरी। अगले वीडियो में गुलाम वंश को स्टडी अपन करेंगे। धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल की जानकारी दें। धन्यवाद।